जबरदस्ती होती होगी बहुत। वहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10, 15, 20 मना नहीं कर सकते। कैसे मना करेगी जब तक सबका पैसा पूरा नहीं हो जाता। निकलना अलाउ नहीं है। एक बार अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ गए फिर उतरना ना, फिर नहीं आप उतर सकते। एक छोटे से कमरे में, गंदे बजबजाते कमरे में 3 पर्दे लटके हुए हैं, तीनों पर्दों में एक एक गद्दा डला हुआ है, उनमें 3-3 लड़कियां, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है सब उन्हें मालूम है। ये उनका चरम आनंद है कि वो जितना चीखेंगी चिल्लाएंगी वो उनको प्लेजर देता है। चेहरा छोड़ के हाँ, बाकी पूरी बॉडी पे कुछ भी करें। जब एक लड़की को खरीदा जाता है तो उसके इतने जिस्म से देखा जाता है कि वो कितनी है हमारे लायक, क्या उसका पैसा दिया जा सकता है। ये जो टारगेट करते हैं छोटे शहरों में करते हैं। जितना बड़ा शहर है आपको उतने बड़ी तादाद में लड़कियां आपको मिलती हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि गंगूबाई का आपने जिक्र किया, तो क्या सेम वैसे ही रियल लाइफ में होता है या फिर उससे भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक या भयानक? जिन ट्रकों के पीछे आप लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन ट्रकों में कब लड़की गायब हो जाती है आपको अंदाजा भी है? क्या छोटी बच्चियों की भी खरीद फरोख्त करते हैं ये लोग? जब छोटी बच्ची आती है तो ये तो कोशिश करते हैं कि 2-3 साल की बच्ची आ जाए। बॉडी पार्ट्स बढ़ाने के लिए वो उनको ऑक्सीटॉक्सिन लगाएंगे, उसका सीना भारी हो जाएगा, वो कस्टमर के लायक, वो उसे हायर करके अंदर लेके जाता है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो इसका अंदर गंदा हो रहा है, वो शायद कहीं पंचर लगा के आया और उसके हाथ पैर ग्रीस में हो रहे हैं कुछ, और वो पैर के अंगूठे से सेक्स करता है उसके साथ। इमेजिन करेंगे आप, इसके नाखून बढ़ रहे हैं, वो जख्मी हो रही है, वो चिल्ला रही है, लेकिन वो एक पैर से उसको दबा के रखता है, दूसरे पैर के अंगूठे से ही करता है। उसको क्या कहा जाता है मैडम इनसे कि कितने कस्टमर्स को आपको डील करना है एक दिन में? हर किसी के हाथ गंदे हैं इसमें? हर किसी के गंदे। मुझे अगर एक आईपीएस ये कह सकता है मैडम क्या किया आपने, अपना तो करा ही खराब, हमारा भी कर दिया। आईपीएस ऑफिसर कह रहा आपसे? डर लगा कभी आपको इस काम में, किसी को छुड़ाने गई हो या फिर कभी आप पर हमला हुआ? मेरे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा दिया था मेरी गाड़ी पे और लगभग मर गए थे, काट के निकाला गया। मैडम अब जमाना बदल गया है। हाँ। जमाना डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। आपको पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी एक जेंट्री मिल रही है आपको पूरी, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे, आप क्यों वहाँ जाएंगे? पुरुष भी वैश्यवृत्ति में। बिल्कुल। मेरे पास आया है वो लड़का, तो उसने मुझे ये कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। मैडम ये हाईवे पे जो होटल्स बने रहते हैं उसमें भी ये सब चलता है? बीच हाईवे पे कौन रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? वहाँ तो उसको ना तो अपने परिवार का खतरा, ना किसी जानने वाले का खतरा। जो ढाबे हैं वहाँ पर भी लड़कियां, महिलाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप देखते नहीं कि किसी ढाबे पे तो 10-12 ट्रक खड़े रहेंगे और उससे अगले पे एक भी नहीं है। स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना रूम प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानते तो हर कोई है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं उठाता, जिसके बारे में जानता तो हर कोई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। सब कुछ आंखों के सामने होता है लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत जुड़ रही हैं जिन्होंने पिछले 30 साल में इस पर खूब काम किया है। हम बात कर रहे हैं रेड लाइट एरियाज की, जहां पर किस तरह से ये पूरा नेक्सस होता है, किस तरह से ये पूरा काम होता है, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं अतुल शर्मा जी, जो कि पिछले 30 साल से इस पर काम कर रही हैं। ना जाने कितनी बच्चियों की जान बचाई है, कितने लोगों की जिंदगी संवारी है और क्या कुछ हुआ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैडम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, रेड लाइट एरिया कैसी दुनिया है, ये क्या है इसमें? देखिए, नाम तो रेड लाइट है लेकिन जहाँ अंधेरी बजबजाती गलियाँ और इतने अंधेरे, उससे कहीं ज़्यादा दिलों में अंधेरे, ज़िंदगी में अंधेरे, और जहाँ दुनिया भर की लाइटों का अंबार होते हुए वहाँ उनके कमरों में नहीं होता, उस कमरे पे नहीं, उस पूरे कोठे पे नहीं होता। मुझे थोड़ा कोठा कहने से एतराज़ होता है। तो उन पे कहीं इतना डिम लाइट, एक जैसे उसकी ज़िंदगी को अंधेरा जब कर दिया गया तो वो अंधेरा हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने रहे, कभी वो उजाला देख ही ना पाए, क्योंकि उनको देखना नहीं है। तो ये वहाँ का सच है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि वहाँ वो एक वस्तु है। बिल्कुल, जिसको जब कोई आएगा, कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, तो वो ऐसे टटोल के देखेगा कि जैसे उसको कोई, या पानी की बोतल रखी, अब इसको देखें कि ये कंपनी की है या नहीं है, इसमें पानी साफ़ है या नहीं है। तो वहाँ इस तरह से उनके जिस्म को टटोल के देखा जाता है कि ये मेरे प्लेजर का साधन है या नहीं है। तो इससे ज़्यादा एक औरत की अस्मिता पर कोई प्रहार हो नहीं सकता। हम
जब शादियां करते हैं तो ज़रूर बेटे बेटियों को देखने जाते हैं। सिंपल है कि बेटों को भी देखने जाते हैं और बेटियों को भी देखने जाते हैं जी। लेकिन उनको हम परख के छू के नहीं देखते। ठीक बात है। उनकी आदतों को देखना चाहते हैं, उनकी बाहरी लुक पे जाते हैं, संस्कार पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसे छू के देखा जाता है, ऐसे दबा के देखा जाता है कि ये मेरे लायक है या नहीं। ये जो मेरे साथ आधा घंटे रहने वाली है ये मुझे पूरा मेरे साथ प्लेजर देगी या नहीं देगी, बस ये देखा जाता है। मैडम, कबाड़ी बाजार जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, आपने वहाँ पर बहुत काम किया है और आज से नहीं, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, 1997-98 से आप शायद 94 से तो आपने पहला कदम कैसे वहाँ पर रखा? अब मुझे कहना पड़ेगा उस कोठे में कैसे कदम रखा? दरअसल मैं बहुत आस्तिक तो नहीं हूँ, इतना ज़रूर है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को निकलूँ तो ज़रूर मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो हर जगह। लेकिन पता नहीं क्यों ये कहने का मन करता है कि ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा कि मैं वहाँ जाऊँ बचपन से, क्योंकि मेरा घर बहुत पास में। अच्छा। एक फरलांग का भी दूरी नहीं और चूँकि वही मेरी स्कूलिंग का रास्ता, और तब नर्सरी केजी तो होती नहीं थी जी। तो फर्स्ट में जाना है तो 6-7 साल का बच्चा हो जाता है ऑलरेडी। उसको इतनी हिदायतें लड़कियों को खास तौर पे, ऊपर नहीं देखना, जो कौड़ी बाजार से गुजरो तो ऊपर से नहीं देखना है और सिर झुका के जाना, सिर झुका के आना। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा व्यवहार ऐसा रहा, मतलब स्वभाव ऐसा रहा कि सवाल बहुत करती थी। थोड़ा सा लोगों को लगता था कि मैं जिद्दी हूँ, अपनी बात पे अड़ती हूँ। तो हमारी मदर कहती थी कि बस नहीं देखना तो नहीं देखना। फिर भी मैंने पूछा बार बार क्यों नहीं देखना, तो उन्होंने कहा ख़राब औरतें रहती हैं। और ये ख़राब औरतें मेरे दिलो दिमाग में ऐसे बैठ के रह गई कि ख़राब औरतें कौन होती हैं। मैंने फिर उनसे पूछा कि कौन ख़राब औरतें, तो उन पर शायद जवाब नहीं था या वो ज़माना नहीं था कि जब खुल के बात की जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो नाचती गाती हैं। और मैंने कहा नाचती गाती तो हम सब भी, शादी ब्याह होता है उसमें भी नाचती हैं, भाभी भी, आप भी, ये सब। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बस उन्होंने मुझसे जैसे पीछा छुड़ा के कहा अच्छा बस ठीक है, इतना ही बताया मुझे, ऊपर नहीं देखना, अब ज़्यादा बात मत करो, बहस मत करो। ये सवाल ऐसा था कि कहीं अटका रहा और मैं देखती रही। ऊपर जाती तो जरूर देखती सभा। फिर कोई ना कोई, चूँकि छोटा शहर है हमारा, और कोई ना कोई दुकानदार रोके, बेटी किसकी बेटी हो, कि उनकी है। अच्छा तो ऊपर क्यों देख रही हो, तुम भले घर की लड़की हो, ऊपर नहीं देखते? तो और ज़्यादा उत्सुकता जगी। फिर तो मैं देखना ही देखना है मुझे, देखूं पहले, नीचे तो कोई नहीं देख रहा, फिर नजर मार लिया, मुझे कोई चीज़ खराब नहीं दिखाई दी वहाँ। तो लेकिन कभी कभी ये लगा कि अम्मा की बात कुछ सच है, क्योंकि रात को भी कभी जाना हुआ पापा के साथ या भैया के साथ कहीं बाजार, वो ही एकमात्र बाजार था, तो वहाँ हारमोनियम, तबला और घुंघरू की आवाज़ आती थी जी। ये वो दौर का फ़र्क था कि अगर मैं कहूँ कि मैं उन 31 सालों में उस दौर के बदलाव की साक्षी हूँ, कि जो बहुत ख़राब तो था ही, लेकिन उससे बदतर हुआ जी। वहाँ तब ये आवाज़ें आती थी, तो फिर मुझे लगा अच्छा ये नाचती गाती हैं, शाम को नाचती हैं, तो इनके यहाँ कुछ होता होगा। वो भी जवाब नहीं थे। लेकिन मैं जैसे ही भूलने को होती उस बात को, तैसी कोई ना कोई घटना होती। एक लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, मैं 8th या 9th क्लास में थी, ठीक से नहीं मुझे याद, तो वो और बहुत उम्र नहीं थी, 15-16 साल की उम्र थी। तो मुझे जैसे जीने से खटखट की आवाज़ हुई, एज यूजुअल मैं इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ, तो मेरी वहाँ निगाह गई, वो जो लड़की उतर रही थी वो मेरे साथ पढ़ती थी, और उसने बैसाखी ले रखी थी और पैर ख़राब थे उसके, तो तुरंत से मुड़ गई, मेरे से निगाह मिलती वो एकदम मुड़ गई। अच्छा हाँ, वापस चली गई। और मैं तो फिर इस जिद पे लग गई, कब आए, कब पूछूं, कब आए। आई नहीं वो, 1 दिन 2 दिन, कई दिन बाद आई, जब उसने सोचा भूल पड़ गई होगी। तब उसने फिर, मैंने उससे पूछा कि तू वहाँ क्यों थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो तो ख़राब औरतें हैं। अभी उन्होंने वो पता नहीं, शायद उम्र से बड़ा उसका जवाब था, जो शायद मैं उस वक्त तो ठीक से समझ भी नहीं पाई। तो उसने कहा कि उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस जगह पैदा हुई हूँ। लेकिन मेरा अच्छा भाग्य ये है कि मैं लंगड़ी हूँ जन्म से, और काली और बदसूरत हूँ, तो मैं उस प्रोफेशन के लायक नहीं जो वो ख़राब औरतें करती हैं। तब भी वो ढका छुपा सवाल रह गया कि क्या है, वो क्या करती हैं। उसने आगे कोई जवाब दिया नहीं, और कभी मुझसे बात भी नहीं की। फिर मैंने भी नहीं की। फिर अर्ली एज में थोड़ा शादी हुई, यूजुअल हम लोगों के यहाँ ज़रा जल्दी शादियाँ वादियाँ हो जाती हैं, बच्चे भी जल्दी हो गए। तो फिर कोई हमारे पास, मतलब मैं फिर भूल चुकी थी वो बाजार की बात, पढ़ रही थी, ये शर्त पे शादी हुई थी कि वो पढ़ती रहेगी, पढ़ने को रोकोगे नहीं। हाँ। लेकिन मैं शायद ग्रेजुएशन में उस समय थी,
तो हमारे पड़ोस में एक महिला रहने आई, बहुत सुंदर सी, और लगभग 35 से 40 के बीच उनकी एज रही होगी। तो मेरे बेटा 1 महीने का था, उसको खिलाती थी जी, और नहलाती धुलाती भी सब करती थी। तो थोड़ा मेरी सास को एतराज़ होता था कि इसके बच्चे अच्छे नहीं है, तुम इसे मत दिया करो जी। फिर थोड़ा अपनापा बढ़ा, वो बच्चे को खिलाने लगी, उसको गोविंदा बुलाने लगी। और थोड़े दिन बाद उसने मुझे एक दिन बताया कि मैंने कहा तुम्हारा जो पति है वो तो कभी आता नहीं जी। यहाँ तुम रहती हो, कभी कभी आता है देर सवेर। तो उसने बताया मेरा कोई पति नहीं, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ, पुलिस वाले की बेटी हूँ, और मुझे 6-7 साल की उम्र में किसी ने पापा की रंजिश में उठा लिया और उठा के बेच दिया। फिर मैं वहीं बड़ी हुई, वहीं धंधे में लगी, और उसके बाद ये घटना होती है कि मेरे गांव का कोई आदमी वहाँ पे आता है उस बाज़ार में। अच्छा। और उम्र दराज था जी। तो वो तो मुझे नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं छोटी सी थी और अब मैं 25-30 साल की हो रही थी, लेकिन मैंने उनको पहचाना। अच्छा। हाँ, और मैंने उन्हें पहचान के चाचा जी बुलाया जब वो मेरे पास अंदर आए। वो चूँकि यहाँ ये भी है कि वो सबसे खूबसूरत औरत थी, तो उसके कस्टमर्स ज़्यादा थे, वो भी उन्हीं के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई चाचा जी, फिर बताया उसने कि मैं इसलिए चाचा जी कह रही हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरा घर ये सब बताया। वो तो ठीक है कि तुम उनकी बेटी हो, मैंने मान लिया, और बहुत बात भी हुई उनके बीच, लेकिन देह धर्म अलग है। उसका पैसा दिया है, तुम चाचा जी कहती रहो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हर दिन आता रहा वो आदमी। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। नीचे वाले भी जाते हैं, सारे रिश्ते झाड़ के जाते हैं नीचे, कि अब ऊपर जा रहे हैं तो हम बिल्कुल बिंदास जा रहे हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो ऐसी कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश। ज्यादातर होती होंगी, जबरदस्ती होती होगी, बहुत जाती होती है। कौन औरत चाहेगी? औरत देखिए, पता नहीं अब मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन औरत तो अपने पति को भी ना कहने की हैसियत रखती है कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। ठीक लेकिन बात है। वहाँ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10, 15, 20 मना नहीं कर सकती। कैसे मना करेगी? जब तक सबका पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक कैसे करेगी? हर दिन उसे 200 रुपये पुलिस वाले को देने हैं, उसको क्या, मालकिन लेती है पैसे, वो तो लेती नहीं। खाने का देना है, अगर बच्चा है, बच्चे से मिलना है तो 200 रुपया उसका भी देना है। बच्चे से नहीं मिलने देते। नहीं, बच्चे से नहीं मिलने देंगे, माँ तो माँ है, तभी तो रुकेगी। कैसे रुकेगी? नहीं तो भाग जाएगी। तो एक तरह से आप कह रही हैं कि ये पूरा नेक्सस चल रहा है और ये ब्लैकमेल करती हैं। इनका वो हिरासत है। अच्छा, बिल्कुल, वो एक हिरासत है, और बड़ा फर्क है पुलिस हिरासत में और उनमें। पुलिस में हिरासत में आप लाख जातियाँ आप कर दें उनके साथ, फिर वो कोर्ट में जाके मुकर सकते हैं। कोर्ट में तो उनको जाना ही है। यहाँ कोई कोर्ट नहीं है, कोई अदालत नहीं है। वो जातियाँ झेलेंगी, उसी हिरासत में रहेंगी। भागना तो बहुत दूर, वो सोच भी नहीं सकती। जब शुरुआत होती है उनके साथ, वो उसको सोच भी नहीं सकती कि कभी यहाँ से हम भागे भी, कभी नहीं। वो मारपीट, वो हद से ज़्यादा जातियाँ, वो मतलब इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या नहीं डाला जाता, क्या क्या नहीं होता। कौन मुस्टंडे कितनी बार उनके साथ रेप नहीं करते जब तक कि बाहरी कस्टमर के लिए वो बिल्कुल तैयार ना हो जाए, फैशन मतलब मेकअप करने के लिए तैयार ना हो जाए, वो अधनंगे कपड़े पहनने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक हर जाति उनके साथ होती है। अच्छा। और सबकी आँख बंद है। क्या नीचे दुकानदार नहीं है? हाँ, मैं उसी पर आ रहा था मैम, कि नीचे मार्केट है और ऊपर ये सब चल रहा है, लड़कियां जबरदस्ती लाई जाती हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो दुकानदार क्या मिले हुए हैं क्या? देखिए, स्लीपर सेल है, क्यों नहीं मिले हुए? मुझे पता लगता है इतनी दूर एक नई लड़की आई है, मैं भाग के आती हूँ, लड़ती हूँ, भिड़ती हूँ, आपको पता नहीं लगता? ठीक बात है। आपके सामने एक लड़की चीखती चिल्लाती जा रही है, पता है क्या कुछ हो रहा है, ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, तो आपका दिल नहीं दहलता कभी? आपको नहीं पता लगता? हाँ, बस एक अच्छी बात हुई है हमेशा, कि या तो ये समझ लो कि मेरे फादर की अपनी एक रेपुटेशन थी कि उनकी वजह से हमेशा मुझे सपोर्ट किया नीचे दुकानदारों ने, कि चलो भाई बेटी है हमारी। उसके बाद बहन हो गए, दीदी हमारी, फिर बुआ हो गए, तो सपोर्ट करनी है। और कभी दाग नहीं लगा। बस अच्छा ये हुआ कि कभी किसी ने ये नहीं कहा ये तो वहाँ जाती है, ये अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी उन दुकानदारों को छेड़ा भी नहीं। मुझे ये लगा कि अगर मैं इन्हें छेड़ती हूँ तब फिर इनके साथ जाती हो जाएगी और ज़्यादा। मैं चाह के भी नहीं पता कर पाऊंगी। जो मेरे सूचना तंत्र है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये दुकानदार हर किसी पर नज़र रखे कौन उन तक खबर पहुंचा रहा है। तो मैंने कभी नहीं छेड़ा, कभी भी। मैडम, 90s की ये बात करें या फिर जैसे जैसे आप समय बीतता गया और आपने तो हर दौर देखा और वहाँ की हर एक कहानी देखी, हर एक दिन देखा, हर एक रात देखी है, तो क्या फ़र्क पाया है मैडम आपने उस ज़माने में और आज के ज़माने में? देखिए, उस समय
मतलब तबला, हारमोनियम, और रात को सजती थी महफिल, जी। अगर सजनी है जी वो सिस्टम था। देखिए पहले समझ लीजिए, शायद आप भी नहीं जानते हो रेड लाइट क्यों कहते हैं। जी। आपकी रेड लाइट्स है बहुत सारी, हाँ आप उस पर गाड़ी रोकते हैं, हाँ आपको आगाह है कि हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है अगर गाड़ी आगे ले जाएंगे, बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है सामने आने वाले, आप कानून की जद में भी आ सकते हैं, बिल्कुल। आपका थोड़ा सम्मान भी कम होगा, बड़ा बदतमीज आदमी है, हम भी कह देते हैं ये निकाल के ले गया। हाँ। तो ये तीनों चीज थी। ये सोच के अंग्रेजों ने कभी, इसको पहले रेड लाइट एरिया नहीं, दाल मंडी कहा जाता था। अच्छा। हर जगह दाल मंडी थी ये। अच्छा। क्योंकि नीचे मसाला, दाल, इन सब की दुकानें होती थी, थोक के व्यापार। हाँ। तो उसके बाद अंग्रेजों ने किया कि पोल लगाए एग्जिट और एंट्री पे, और उस पे रेड कलर का लैंप पोस्ट लगाया। अंदर जैसे ही बल्ब जलता तो रेड रोशनी हो जाती थी, और वो फिक्स टाइम था, रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे। 8 बजे बंद होता था, रात को 8 बजे शुरू होता था। यानी आपको आगाह किया जा रहा है कि आप चाहें तो जाएं, लेकिन आपके जीवन को खतरा, आपके सम्मान को भी, और कानून की जद में भी कभी ना कभी आप आ सकते हैं। इसलिए रेड लाइट एरिया हुए। फिर उसी के साथ एक बोर्ड लगाया जाता था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध। अच्छा। हाँ मेरे देखते देखते वो बोर्ड गायब हुआ दोनों तरफ, कभी नहीं, वो रेड लाइट गायब हुई। और अब कोई समय नहीं है, दिन भर कस्टमर आएंगे, रात भर कस्टमर आएंगे, अंधाधुंध उन लड़कियों का दोहन होता है, और वो 25 से 30 साल के आते आते उनके जीवन की वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे होता है। मतलब जिंदा तो रहती हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं है जिस तरह से वो है। बहुत बीमारियां, बहुत सारे, क्योंकि नशा भी उन्हें करना पड़ता है, नहीं करेंगी तो कैसे झेलेंगी। अपने आप को सुन्न करने के लिए उनको नशा झेल लेना पड़ता है, दिया जाता है शुरू में कि ये खा लो, ये गोली खा लो तो इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। अच्छा। हाँ दर्द, वो कौन सी गोली है वो भी नहीं कभी बता पाती, और मैं भी कभी नहीं जान पाई। हालांकि लोगों ने फिर मुझे कहा बहुत, होने कि भाई ये वाली, और मैंने भी कभी उस पर कोई ऐसी चर्चा की भी नहीं। तो दर्द ना हो बस, इतना भर है उस, वो अंदर तो इफेक्ट करेगी। और गुटके, अंधाधुंध खाना, शराब पीना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाते हैं। अब सोचिए, खाने के नाम पे तो दाल चावल मुश्किल से मिल रहे हैं, अभी रोटी मुश्किल से मिल रही है, और ऐसे में शराब और ये दूसरी चीज़ों के लिए उनको हर चीज़ मुहैया है। तो 30 साल की उम्र तक आते आते तो अंदर से सब डैमेज हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं रह जाता सिवाय इसके कि दूसरे की टुकड़े पे जिए, कि और कस्टमर आया नहीं, लड़की के पास 5 रुपये उसको भी दे जाए, तो बस वो दिन भर में उस पर 150 रुपये हो जाए, तो उसके जरिए वो खाना खा ले। बीमारियों की आपने बात की है, जब इनको कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर क्या सुविधा मिल पाती होगी, या फिर उसका क्या इलाज होता होगा? देखिए सुविधा वहाँ कोई नहीं है। वहाँ क्या क्या सुविधा है सुनिए जी। एक कपड़े वाला ऊपर आता है। अच्छा। जो भी आपको अधनंगे, साबुत, जैसे भी कपड़े लेने हो, हाँ। वहीं लेंगे, आप बाजार नहीं जाएंगे। एक सो कॉल्ड मेकअप में क्या होता है, एक इतनी सी डिब्बी, मैं मालकिन की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ। एक डिब्बी जिसमें वैसलीन जैसा कुछ हो, और कुछ कलर्स, वही लगाओ, उसमें मिलाओ, वो लिपस्टिक लग गई, वही आईलाइनर हो गया आपका, आई लिड पे लग गया। हाँ। ये मेकअप हो गया। पाउडर लगाया, बहुत सारा कुछ लगाया और पाउडर लगाया, बस हो गया आपका मेकअप। ये मेकअप है। तो वो मेकअप वाला, वो 3-4 चीजें दे जाने वाला। और रोटी तो नीचे से आती है, दाल चावल सब नीचे से, जहाँ भी चाय भी वहीं से आती है, वहाँ कुछ नहीं बनता बनाता है। हाँ मालकिन बनाती है भाई, वो चिकन भी खाती हैं, वो दूसरे तरह के और भी उनके अपने शगल्स हैं, वो भी करती हैं, पर इनके लिए और कुछ नहीं है। और मार्केट जैसी चीज़ उनको जाएंगी कैसे, वो मार्केट में नीचे कौन जाने देता उनको, निकलना अलाउ नहीं है। एक बार अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ गए फिर उतरना नामुमकिन है, फिर नहीं आप उतर सकते। उतर गए और भाग गए तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। और एक और है ना कि जितने में वो खरीदी गई है लड़की, जितने में, जब तक वो पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक तो उन पर पूरी अंकुश है। लेकिन उल्टा है, आप खरीदे गए, आपका मोल दे दिया, ठीक है, आपने एक वस्तु खरीद ली, उसका मोल आपने दे दिया। अब उस वस्तु से जैसे दुकानदार उसको बेच के अपना पैसा कमाएगा, ऐसे ही इसको बेच के वो पैसा अपना कमाएंगे। जब तक वो पैसा पूरा, मैं ब्याज के, जब तक ब्याज लगता रहेगा। अगर मान लो 10,000 उतर गए तो 40 का रह जाएगा। अगर वो 50 में खरीदी गई है, 40 का भी मैं ब्याज के चलेगा। तो कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उतार दें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो, ताकि उतर के आज़ाद हो जाए। मगर वो उनका भ्रम होता है, फिर आज़ादी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। 3-4 साल में पैसा उतरता है, उसके बाद तो एक्सेप्टेंस ही नहीं समाज में, कहाँ जाएंगी? उनको सब जगह अंधेरा दिखता है, फिर कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है वो महिलाएं नहीं, लड़कियां नहीं, बल्कि एक वस्तु ही हैं। वस्तु हैं बस, जिनका इस्तेमाल हो रहा है, और यूज एंड थ्रो है। आपने यूज़ किया तो थ्रो कर दिया। एक
छोटे से कमरे में, गंदे बजबजाते कमरे में 3 पर्दे लटके हुए हैं, तीनों पर्दों में एक एक गद्दा डला हुआ है, उनमें 3-3 लड़कियां, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है सब उन्हें मालूम है, किसके साथ कौन क्या जाति कर रहा है। वो लोग आते हैं कि जो परपीड़क हैं, सडिस्ट हैं, जिनको हर तरह की जाति करनी है, जो वो अपने घर में नहीं कर सकते, अपनी बीवियों के साथ नहीं कर सकते। और ये उनका चरम आनंद है कि वो जितना चीखेंगी चिल्लाएंगी वो उनको प्लेजर देता है कि मैं कितना ताकतवर, कितना एक कमज़ोर पे मेरी कितनी ताकत चल रही है कि वो चीख रही है, चिल्ला रही है। तो उसको इंसिस्ट किया जाता है कि ये करे, नहीं तो काटेंगे, मारेंगे, बाल नोचेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी, हर चीज़ करने की उनको है। बस एक चीज़ नहीं, आप उनका फेस नहीं छुएंगे। अच्छा। हाँ, उस पर दाग नहीं आना चाहिए, हमारी नज़रों में ना आ जाए, कस्टमर को दूसरे को ना पता लग जाए कि भैया आज इसके साथ कुछ जाती हुई है, हो सकता है वो उसको छोड़ देगी, ये नहीं, ये इसके साथ तो कुछ हुआ है। चेहरा छोड़ के हाँ, बाकी पूरी बॉडी पे कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और चेहरे की में कोई कीमत नहीं है। अच्छा। कोई कीमत नहीं है। जब एक लड़की को खरीदा जाता है तो उसके इतने जिस्म से देखा जाता है कि वो कितनी है हमारे लायक, क्या उसका पैसा दिया जा सकता है। मैडम आपकी तो अच्छी खासी रिसर्च है, 30-31 साल की। वहाँ लोग कौन आते हैं, किस कैटेगरी के लोग आते हैं? देखिए, अगर मैं पुरानी बात कहूँ तो वो लोग आते थे, अगर मैं आज से 30 साल पहली बात कर रही हूँ, वो लोग आते थे वहाँ पे जो अक्सर हमने देखे कि थोड़े साफ सुथरे उनके कपड़े हैं और शाम को गाना वाना सुनने आ रहे हैं। उनको भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। जैसे मैं खुद मेरे मोहल्ले में मैंने एक आदमी को देखा और उसके बाद बरसों बाद मैंने उसको वहाँ देखा तो मेरी नज़र में उसकी बड़ी खराबी इमेज हुई कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है, यहाँ पे आता है। तो वो नाचने गाने भी जो जा रहे थे वो उनको भी गंदी नज़र से देखा जा रहा था। और एक और तय थी, बहुत अच्छी बात थी कि कोई महिला जिसकी हो गई एक बार, फिर वो और किसी के साथ संबंध नहीं रखती थी। अच्छा। हाँ, मान लो कुछ दिन तो वो चलो कर रही है धंधा, लेकिन जैसे ही उसके साथ किसी की थोड़ी आत्मीयता बढ़ी और फिर वो उसका घर नहीं उजाड़ती थी, उसको किसी उस चीज़ के लिए तंग नहीं करती थी, लेकिन वो उसी के होकर जीवन काट देती है। और बहुत सी ऐसी भी घटनाएं हुई कि जहाँ मतलब एक पुरुष ने वहीं के वहीं जिंदगी पूरी काट दी। अच्छा। महिला के साथ, हाँ, ऐसा भी हुआ है। और उनके अच्छे पहलू को हम नहीं जानना चाहते। और ऐसा भी है, ये भी था उस समय कि लड़की की नाक में जब तक वो रिंग है, नोज रिंग है और उसकी नस उतराई नहीं हुई, तब तक उसे कस्टमर छूना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। ये मतलब अंडरस्टूड था। अंडरस्टूड था। और उस समय वो थे कि जो नट जैसी प्रजातियां, भेड़िया जैसी प्रजातियां, जिनका मात्र सत्तात्मक परिवार थे और उनका ये एक पेशा था कि नानी से माँ, माँ से बेटी नाच गा के अपना पेट भर सकती है, वो भी स्वेच्छा से, कि कोई लड़की नहीं चाहे तो नहीं आए, शादी कर ली, जबरदस्ती कोई नहीं थी, जबरदस्ती नहीं थी। हाँ। लेकिन वो दौर कैसे बदला मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वहाँ हमारी बच्चियाँ, मैं अपना दोष मानती हूँ, जैसे ही उनके बच्चों को मैंने ये सब शुरू किया, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं जान ले ली उनकी, बिल्कुल स्कूल भेजो स्कूल भेजो, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। और जो वहाँ कोठे पे लड़कियां थी, औरतें थी, उनके बच्चों को आपने पढ़ाया? हाँ, उनके, वो आज भी पढ़ा रही मैं। अच्छा। उनका, उनके जो इस तरह की फैमिलीज थी, जो राजस्थानी फैमिलीज की, वो पढ़े बच्चे, और जिनको शादी करनी थी उन्होंने शादी कर ली। हाँ। गाती भी अच्छा थी, नाचती भी अच्छा थी, क्योंकि कालबेलिया जैसे डांस वांस का भी सब था, कोई सुनने वाला नहीं था। उसको भी हमने आगे बढ़ाया कि भाई उनके हम संकल्प महोत्सव करके कार्यक्रम किए, तो उसमें उनका बड़ा अच्छा सबका प्रदर्शन रहा। मगर कब बदला वो स्वरूप मुझे समझ नहीं आया। कैसे मेरी नज़रों के सामने सामने कि मेरे इर्द गिर्द की लड़कियां मुझे दिख रही हैं, मतलब हम जैसी दिख रही हैं, ये दिख रही हैं कि ये तो मेरे पड़ोस में भी हो सकती थी, ये तो नहीं है उनकी लड़की। और फिर वो तो जब ह्यूमन ट्रैफिक का इतना वर्स्ट रूप सामने आया कि कैसे प्यार में फंसा के उनके अच्छे खासे लड़के जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उन्होंने मार्केट में छोड़े हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आपके किसी इर्द गिर्द में रिश्तेदार में भी हो सकता है। और अच्छा। और ऐसे कि जो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है जो आपको काम के नाम पे ले आए, कोई और काम करने वाले कि मैं तो घरेलू काम मेरी बीवी भी करती है, चलो तुम्हारी लड़की को भी लगा दे। इस तरह की जहाँ गरीबी को भुना के, जहाँ अमीरी को लाना था, वहाँ वो लड़के छोड़े गए, हाईली एजुकेटेड, और जिम शिम करके बॉडी शॉडी बना के भगा लो लड़की को और ले आओ। और ऐसे वो जो गरीब फैमिली है जिनके पास रोजी रोटी का साधन भी नहीं, वहाँ उनको काम के नाम पे, कि दिल्ली बहुत बड़ी जगह, दिल्ली में आप फुल टाइमर रहेंगे, घर में रहने को मिलेगा, एसी लगा रूम है, सब है, आपको खाना बनाना है, बर्तन काम सारा करना है, और इत्मीनान से रहो, आपको पैसा भेजते रहेंगे। एक बार में 25-30 हज़ार रुपया दे दिया, गरीबी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। ये जो टारगेट करते हैं छोटे शहरों में करते हैं
या फिर नहीं, कहीं नहीं, भी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जितना बड़ा शहर, अच्छा, जितना बड़ा शहर है आपको उतने बड़ी तादाद में लड़कियां आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हम अब बहुत हाई। एक ज़माना ये था कि किसी की लड़की किसी से प्यार में चली गई तो जीवन भर को संबंध तोड़ दिया। खास तौर से वेस्टर्न यूपी का तो आज भी ट्रेंड है कि भाई ऑनर किलिंग हो जाती है, सॉरी हॉरर किलिंग हो जाती है, और संबंध नहीं रखा जाता, हमारे से तो मर गई, कैसी शादी भी आपके यहाँ कुछ भी वो नहीं आएगी। लेकिन अभी तो बड़े शहरों में ही तो नहीं है ये मेरी बात से। तो बड़े शहर से तो फंसाना आसान है। हम वेस्टर्न यूपी की लड़की तो मुश्किल से फंस के आएगी, पहाड़ की लड़की मुश्किल से फंस के आएगी, क्योंकि वो अपने संस्कारों में आज भी जी रही है, अपनी सब चीज़ों में जी रही है, उसके माँ बाप की भी सुनते हैं। लेकिन जितना हमारा नुकसान ये आपके फ़ोन ने किया है, हमारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इससे बड़ा कोई और दुश्मन है नहीं हमारा। ये मैडम कैसे करते हैं? क्या इन्होंने क्या एक एम्प्लॉय के तौर पर लड़कों को हायर कर रखा है कि आप जाइए, आपका काम सिर्फ यही है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। एम्प्लॉय क्यों? हाँ। वो तो उनका कमीशन है। एम्प्लॉय बन के क्यों रहेंगे? वो कोई तनख्वाह पे रहेंगे? उनका तो कमीशन है। अच्छा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दो बातें कि एक लड़की का वो टारगेट करके लाया, मुझे 1 लाख में बेचनी है। अब 1 लाख से ऊपर भी अपना टारगेट रखा है, वहाँ मैं कहूँगा 1.5 लाख में बेचनी है ना। और उन्हें ये बताऊंगा कि भाई जिससे मुझे मैंने लिया, मैंने डायरेक्ट नहीं लाया हूँ, मैंने किसी और से लिया, उसे मुझे 1 लाख रुपए देने, तुम 1 लाख में दो, 50 वो बच गए, 1 लाख वो आ गए, 1.5 लाख मिल गए। ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको आप समझ। और छोटी लड़की वो इतनी बदहाली, मतलब गरीब बच्ची इतनी बदहाली में होती है कि जिन्हें काम के नाम पे लाया जाता है, और 30-35 हज़ार रुपये में बिक जाती है। उसके बाद जो उनका हाल होता है उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बहुत समय तक ये रहा कि यहाँ से लड़कियाँ, जब हाई फाई लड़कियाँ खरीदी गई, उनके साथ जो जितना भी उत्पीड़न हो सकता था वो सब हुआ। उसके बाद बार में भेज दिए, मुंबई चली गई लड़कियाँ, मुंबई की लड़कियाँ भी यहाँ आई, बार बंद हुए, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आई, तो जिससे एक बड़ी अजीब से माहौल हो गए पूरे उसके, कि शोर मचा रही हैं, शराब पी रही हैं, और मतलब बहुत ख़राब सा माहौल हुआ। थोड़ा एतराज़ हुआ तो फिर वापस लौटी, बाहर खुल गए। वहाँ पे जो ये नाचने गाने का क्या है वो, लेकिन उससे ख़राब उन लड़कियों के साथ होता है जो बहुत गरीब घर की हैं, जिनको अभी तो मेकअप तो बहुत दूर की बात है, जिन्होंने शायद कभी ढंग से मुँह भी नहीं धो पा रही हैं, सुबह से लगी काम में तो रात हो गई, पढ़ के सो गई, तो उनको उन्हें लक्ष्य नहीं करना पड़ता, वो बहुत आसानी से काबू में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें 2 रोटी पेट भर मिलने लगती हैं, तो सोचती है ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। क्योंकि ऐसा भी हुआ कि मैंने कोई लड़की अगर निकाली तो जब वो वापस आई 15 दिन बाद आ गई, मैंने कहा तेरा भाई ढूंढता वो 15 साल में तुझे यहाँ आया और तू उसके साथ चली गई, फिर वापस आ गई, उनकी इज्जत भी करके बर्बाद। बोली नहीं दीदी मैं ऐसे नहीं आई, वहाँ तो रोटी उनके लिए भी नहीं है, मेरे तो मेरे। अब मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ कमाऊंगी तो उनको भी रोटी दूंगी, मेरे भाई भाभी भी भूखे मरते हैं, मजदूरी भी नहीं, मजबूरी है। तो वो उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि बुरा, लोग कहते, जब मुझे आज भी याद आता है कि मेरी अम्मा कहती थी ख़राब औरतें, मुझे सख्त एतराज़ है इस बात से, वो बिल्कुल ख़राब औरतें नहीं हैं। ख़राब औरतें वो हैं जो खुद से कर रही हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, बुक होके जाती हैं, जिन्हें अभी तक कॉल गर्ल कहते आए, अभी कुछ और नाम हमने दे दिए हैं, तो वो लड़कियां हैं, वो औरतें हैं खराब, जो उनको खुले में चला रही हैं। मैं इससे भी बड़ा आपको एक और बताती हूँ कि अभी तक मैं अपने शहर में भी यही सोच रही थी कि ये बाज़ार है, बहुत समय तक तो मुझे यही नहीं पता था और भी बाज़ार है जी, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च करके तो मैं वहाँ काम करने गई नहीं थी, मैं तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ चली गई। अभी मुझे एक दिन किसी सज्जन ने फ़ोन किया, 2-3 साल हो गया जी, और उन्होंने कहा बहन जी एक बार आ जाओ, ज़रा सा बहुत ज़रूरी काम है। उनका कहाँ मिलेंगे? अरे कि मैं तो यहीं बस अड्डे पे मिलूँगा। मैं बस अड्डे पे गई तो उन्होंने कहा बहन जी ये बहुत बुरा माहौल है बस स्टैंड पे, आप देखो ये जो औरतें खड़ी दिख रही हैं आपको, ये जबरन उतारती हैं लोगों को। एक बार कोई इनका कस्टमर बन गया, इनका कस्टमर क्यों? बोले हाँ ये ले जाती हैं सब, और ये सामने छोटे छोटे होटल्स चल रहे हैं, इनमें सब में ले जाती हैं। और ये कौन है कि ये अच्छे घरों की तो नहीं, मतलब इन द सेंस कि थोड़े से गरीब घर की हैं और थोड़ा सा पैसा चाहिए, ज़रूरत है, लग्जरी के लिए नहीं, घर खर्च के लिए, ये वो औरतें हैं। लेकिन इन्होंने ये हद कर दी है कि अब ये जबरन उतारती हैं, बसों में चढ़ जाती हैं और कहती हैं इतने पैसे लूँगी, अच्छा चलो। अच्छा हाँ, मेरे लिए बड़ा, मैंने कहा बात कराओगे? तो उन्होंने कहा कराऊँगा। तो उन्होंने 5-6 औरतों को कहा जाओ वो बैठी हैं बहन जी हमारी, बात करके आओ उनसे। तो मैं ऐसे ही नीचे ही बैठ गई हूँ और मैंने उनसे कहा कि तुम ये कर रही हो, तुम्हारे घर वालों को पता है? नहीं।
और मन का ये नहीं पूछते पैसे कहाँ से आए, हम कहते हैं हम तो सुबह मजदूरी करने जाते हैं, शाम को फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ से आते हैं। और गरीबी आपको सवाल नहीं पूछने देती, वो केवल ये पूछती है कि पैसे हैं जेब में, आज शाम की रोटी के लिए हैं, ठीक बात, बस गरीबी ये पूछती है आपसे। तो मैंने फिर सच कहूँ तो उनकी तरफ देखा नहीं, मैंने ये कहा उन्हें, मैंने कहा बेटा आप किसी और लड़की को मत फंसा के लाना। बोली जी आप चेहरा देख लो, हम लड़की नहीं है, हम घरेलू औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं घर में, सास ससुर हैं, पति है, किसी का पति अपाहिज है, किसी के पास रोजी रोटी नहीं, हम वो हैं। यानी हमने प्रोफेशन बना लिया, ये ऐसा प्रोफेशन बना लिया कि कोई गरीबी के कारण जा रहा है, कोई लग्जरी के लिए। आपको बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, बढ़िया आपको ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड जूते, ज्वेलरी, ये सब चाहिए। क्यों? इनके बिना नींद नहीं आती। कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें कि जो आपको सुख देती है? और आप वो आपके पिता की उम्र का वो थुल से मोटे अमीरों के पास आप जाती हैं दुख होके, आपको जरा उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि ये मेरा बड़ा भाई हो सकता है, ये मेरा पिता हो सकता है, मैं क्या कर रही हूँ। तो वो है ख़राब औरतें। मुझे वो बदलाव की मैं इतनी मतलब सबसे प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि वो मेरे ऐसे मन को हमेशा कचोटता है हर पल कि कैसे मैं इस बदलाव को रोक सकती थी, नहीं रोक पाई। क्योंकि न सरकार के एजेंडे में कुछ है, प्रशासनिक तौर पे तो तब होगा जब सरकारी एजेंडे में हो, न लोगों की मंशा है, ठीक बात है, कि वो ये कहें कि भाई ये गलत है, इसको एक भी दुकानदार ने आज तक मुझे ये तो कहेंगे बहन जी बहुत अच्छा काम कर दिया, बुआ जी बहुत अच्छा काम कर दिया आज आपने, मगर एक बंदे ने जो मुझसे बड़े भी थे और जब मैं थोड़ी उम्र में आ गई, 28 साल की भी उम्र नहीं थी मेरी, ये नहीं कहा कि बेटा तू इसे बंद करा दे, ये किसी ने नहीं कहा। हालांकि आज की तारीख में मैं उसके बंद होने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, कतई भी आज की तारीख में। हाँ, क्योंकि हम उनका पुनर्वास नहीं कर रहे। सरकार का देखिए इतना खराब चीज़ें हैं कि आपको सुनने में अजीब लगेगा। 2010 में सोनागाजी में एक हत्या हुई, पीट के एक कस्टमर ने मार डाला। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने सबने गंगूबाई देखी हो जी, तो वो एक आके मारता है, शायद वहां से कहीं से उन्होंने रिसर्च बहुत अच्छी की है, बहुत काफी हद तक वो पहनने का तरीका, वो चलने का तरीका, देखिए जैसे किन्नर का एक अलग हो जाता है, इनका भी बिल्कुल अलग है एक तरीका। अच्छा, बिल्कुल जैसे वो आलिया भट्ट को जिस तरह से चलाया है उन्होंने, तो मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ देखने गया तो उन्होंने कहा ये तो उसके जैसी लग रही है एकदम चलने में, ये उसके जैसी लग रही है एकदम चलने में, क्योंकि वो चाल वो सब चीजें उनकी बदल जाती हैं। क्या कारण है तो मैं नहीं समझ पाई, मगर उसमें एक ये कि उस महिला को इस तरह पीट के मारा उस कस्टमर ने, केवल उसको उसी में आनंद था, उसको सेक्स नहीं करना था, उसको केवल उसे मारना था और उसकी चीखें सुननी थी, फ्रस्ट्रेशन निकालना था, वो जैसे बिल्कुल उसमें दिखाया। और वो मर जाती है। मरने के बाद उस महिला को, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, उसको दुख हुआ जो मालकिन थी, तो उसने पुलिस में गुहार लगाई, जगह जगह घूमी, नहीं हुआ कुछ। किसी ने उसको सलाह दी कि तुम सीधे कोर्ट में करो और पुलिस के खिलाफ करो, कि पुलिस ने चाह कि भी उस आदमी का कुछ नहीं किया और मेरी बच्ची मर गई। वो जैसे अखबारों में छपा कोर्ट में करने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो लिया, उसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेके उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए तमाम स्टेट्स के इनको सेक्रेटरीज को लेटर जारी किया कि 2 सॉलिसिटर जनरल साहब भेजे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसमें एक बड़ी मीटिंग की जाएगी, इनके पुनर्वास के लिए कुछ सोचा जाएगा। हुआ, उसमें एक बड़ी मैराथन बहस हुई और उसके बाद हुआ कि 24 ट्रेड तय किए गए कि ये मोबाइल रिपेयरिंग, ये मेकिंग वेकिंग, ये सब करके कि इसमें इनको, इनके बच्चों को, इनको सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके लिए ITI तमाम जिम्मेदार होंगी, सिडबी होगा और दूसरे इस तरह के प्रतिष्ठान होंगे, उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि इनको ये दिया जाए। और दे दिया, भेज दिया सबको, आ गया सबके पास। हमारे पास भी एक वो पूरा ऑर्डर की पुत्था आया, वो 50-60 पेज का जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई ये तो एक अच्छा रास्ता हो गया। कुछ दिन इंतजार किया कि देखें कोई आता है क्या। अचानक किसी का फ़ोन आया हमें कि वो मैडम ज़रा कुछ महिलाएं जो आउटडेटेड हैं उनकी ट्रेनिंग होनी है और आप उनका डाटा दे दो। मैंने 70 महिलाओं का, जो लगभग 25 से और 35 साल के बीच की थी, अच्छा, उनका इनको भेजा कि ये आप हैं और इनका करा दो। फिर कुछ हुआ नहीं। मैंने फ़ोन किया एक दिन, मैंने कहा उसमें कुछ हुआ क्या? बोले हाँ उनकी तो ट्रेनिंग हो गई सबकी। शॉक्ड। मैंने पूछा जाके, भाई सबकी लिस्ट तो मेरे हाथ में थी। मैंने कहा बताओ भाई जरा, गई थी क्या ट्रेनिंग में? नहीं जी, हमको तो पता ही नहीं कौन सी ट्रेनिंग होनी थी। कहीं कोई बुलाया हो? नहीं, किसी ने बुलाया। आपके बिना तो मेरे बिना जाती भी नहीं है कहीं, कि हम तो जाते नहीं। अब ये क्या हुआ? मैंने वहाँ पूछा, पता नहीं जी वहाँ तो, यानी सब ने तय करके हर डिस्ट्रिक्ट से चला गया होगा, हर स्टेट से, कि हो गया पुनर्वास। जब पुनर्वास की मंशा नहीं तो वहां से क्यों हटाया? वो क्या करेंगी जाके? अभी किया किसी ने। मेरे यहाँ कबाड़ी बाजार में किसी ने छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए
और हाई कोर्ट में रिट कर दी कि इनको हटाया जाए, शहर गंदा हो रहा है। आज शहर गंदा हो रहा है, जब ये बसा था तब से गंदा नहीं था ये। और हाई कोर्ट पे मैं क्या टिप्पणी करूं, उन्होंने आदेश दिया कि इसको सील कर दिया जाए। वो सील हो गया 2018 में। अब वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? मैंने 2018 के बाद उनके यहाँ से लड़कियां निकाली हैं, उनके घरों में से। यहाँ तो मुझे दिख रही थी हर वक्त, मेरे अपने सोर्सेज भी थे जो मुझे बता रहे थे। है ना, पता तो चलता ही रहता। एक लड़की 18 दिन से पुलिस से नहीं ढूंढी गई, और फिर वो मैंने 18 मिनट भी नहीं लगाया उसको ढूंढने में, और राजस्थान से उसको बरामद कराया। बताइए। घरेलू लड़की थी पड़ोस की, क्योंकि वो तो अब घरों में रह रही है, उनको क्या काम आता है? सही बात और है। तो कुछ आता नहीं, तो वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ा एक वाहक है, वो करेंगे, वो यही काम करेंगे, लाएंगी महिलाओं को, बेचेंगी। ऐसे नहीं बेचेंगी तो पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, ये आपका कलकत्ता है, बेच देंगी। ऐसा तो कहीं से भी आए, ये जरूरी थोड़ी है यहाँ है। अच्छा मैम, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि गंगूबाई का आपने जिक्र किया, तो क्या सेम वैसे ही रियल लाइफ में होता है या फिर उससे भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक या भयानक है? देखिए, वो थोड़ा देखिए, वहाँ अगर आप देखेंगे तो रोशनी वहाँ भी नहीं है ना, गंगूबाई में पूरे में कहीं रोशनी नहीं है। और वो जो एक चबूतरा है, वो उनकी जिंदगी है, ये फैक्ट है। उस चबूतरे बैठ के उनको खाना खाना है, उसी पे यूज्ड कंडोम फेंकेंगे लोग, उसी पे आके कोई बदतमीज आदमी बाथरूम में वहीं करेगा, थूकेंगे वहीं, गुटखा वहीं थूकेंगे, कबाड़ भी वहीं फेंकेंगे, और वहीं वो लड़की खाना खाती हो। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसे खा रही होगी? और जब मैंने उस बच्ची से कहा, वो दाल चावल ऐसे निर्लिप्त खाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जैसे तुम खाना खा रही हो, लग रहा है बस पेट भर रहा है, किसी तरह से जा रहा है, कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं, उनको नहीं पता होता, कोई शिकायत नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा इधर हो जाओ, वहाँ तो बहुत गंदगी पड़ी है, तुम इधर आ जाओ। तो उसने एक बार यूँ देखा, फिर मालकिन की तरफ यूँ घूम के देखा, पता नहीं आंखों में क्या बात हुई, भगवान जाने। फिर वो खाने लगी आराम से, उठी भी नहीं वहाँ से। तो किस जाति की मैं बात करूँ? ये जीवन है। सो रहे हैं लोग, लोगों की आत्माएं मर गई हैं, सरकारी लोगों की आत्माएं मर गई हैं। मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में कि फेल है हर सरकार, कि उनके एजेंडे में औरत नहीं होती। जिन ट्रकों के पीछे आप लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन ट्रकों में कब लड़की गायब हो जाती है आपको अंदाजा भी है? नहीं, आप दिख रहे हैं, बेटी कहीं नहीं बच रही। सड़कों पे, चौराहे पे भीख मांग रही हैं बेटियां, वो रात को सुरक्षित है इन चौराहों पे? एक बच्चा नन्हा से यहाँ पड़ा रहता है, न रोता है, न बिसूरता है, न गर्मी उसे लगती है, न सर्दी लगती है। किसका है वो बच्चा? जरूरी है उनका हो? ठीक बात है। तो आप हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण बता रहे हैं, वो अपहृत बच्चा नहीं हो सकता क्या? कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करे कौन सी बेटियां बचा रहे हैं। उनकी जो बड़े घरों में जो एसी कमरों में बेटियां बैठी हैं, उनकी जो बड़े कॉलेजों में पढ़ रही हैं, या उन बेटियों को जो सड़क पे सो रही हैं, फुटपाथ पे सो रही हैं। बेटियां तो वो भी हमारे देश की है ना, कोई नहीं बचा रहा है। और अल्टीमेट उनके पास कुछ नहीं होता, वो भी एक अलग तरह का एक ब्रोथल चल रहा है। जितने ये कूड़ा बीनने वाला और इस तरह का माहौल, सब में इस तरह का चल रहा है, कहीं नहीं। अच्छा मैम, आपके करियर में आपने जितने रेस्क्यू किए हैं और देखा है, रिसर्च की है जाकर, तो क्या छोटी बच्चियों की भी खरीद फरोख्त करते हैं ये लोग? किस उम्र में ये कस्टमर के सामने भेज देते हैं? देखिए, जब छोटी बच्ची आती है तो ये तो कोशिश करते हैं कि 2-3 साल की बच्ची आ जाए, कम से कम वो पहचानेगी नहीं, मेरा घर वाला नहीं बता पाएगी कभी हमें। वो कैसे बताएगी कि मेरा घर कहाँ था? अगर मैं उसको बड़ी होती देख रही हूँ तो कहेंगी मेरी बहन की लड़की है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी मासी की लड़की है ना। और फिर वो बड़ी हो जाएगी वहीं, उसे तो यही पता है कि ये मेरी मासी है, ये मेरी चाची, मेरी ताई, जो भी कुछ है। उसे कैसे पता कि मैं कहाँ से थी? हल्की सी भी याद नहीं रह जाती इतने बच्चे को। और थोड़ी बड़ी बच्ची आती है, वो विरोध की स्थिति में नहीं होती है, कैसे करेंगे? और थोड़ी बड़ी बच्ची कम इनके पकड़ में आती है। अच्छा। क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहती, है ना। अगर कोई उसे टॉफी चॉकलेट का फुसलावा देगा तो छोटे बच्चे को, उससे थोड़ी सी बड़ी हो गई तो कहेगी नहीं मुझे नहीं लेनी, और भाग जाएगी, है ना। और आपका इसका दूसरा आप पहलू देखिए कि जो ये चौराहों पे खड़ी हैं, इन लड़कियों को तो नहीं फुसला रहे हो, ठीक है, इनको क्यों नहीं उठा के ले जा रहे? क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि हम समाज से वो लड़कियां लाएं जो अच्छे से यहाँ डील कर सके। ये तो यहाँ भी ऐसी और वहाँ भी ऐसी, अच्छे से डील करें, कल उनको पीट के मार के ऑक्सीटॉक्सिन दे के ये सब करके हम करा सकते हैं उनसे काम। तो इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके बिना कैसे? देखिए, मैं बेसिकली मैं देहात से ही हूँ, तो हमारे यहाँ अगर गाय भैंस का बच्चा मर जाए, कुछ हो जाए, दूध नहीं देती है, परेशान करें, तो हमारे नौकर क्या करते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन लगाते हैं। हाँ। जबकि वो बहन है। हाँ। हमारी चोरी से लगाते हैं। हाँ। और वो तुरंत उनके दूध उतर आएगा। हाँ। सेम यही पोजीशन है कि वो उनको ऑक्सीटॉक्सिन लगाएंगे
उनका सीना भारी हो जाएगा, वो कस्टमर के लायक हो जाएंगे। और वो क्या चीज़ उसमें डाली जाती है जो मुझे आज तक भी समझ नहीं आई, कि वो खुद से अप्रोच करती हैं फिर मर्दों को। इतनी छोटी बच्ची को जब मैं ये देखती हूँ ना कि वो किसी के ज़बरदस्ती गले पड़ रही है, कहती है मुझे ले चलो, तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तो इतना दुखदाई और कष्टकर पल होता है कि मन होता है कि इस बच्ची को अपने पास करूँ, इसको रोकूंगी, बेटा ये तेरी उम्र नहीं है। बॉडी पार्ट्स बढ़ाने के लिए वो जी झंझनाहट उनके अंदर जो होती है, वो उनके एक सेक्सुअल डिज़ायर उनके यहाँ बढ़ा देती है उनके अंदर। मैडम आप बता रही हैं और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो जो आप, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप देखते हैं कि एक आदमी को वो उसे हायर करके अंदर लेके जाता है, और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो इसका अंदर गंदा हो रहा है, वो शायद कहीं पंचर लगा के आया और उसके हाथ पैर ग्रीस में हो रहे हैं कुछ, और वो पैर के अंगूठे से सेक्स करता है उसके साथ। इमेजिन करेंगे आप, इसके नाखून बढ़ रहे हैं, वो जख्मी हो रही है, वो चिल्ला रही है, लेकिन वो एक पैर से उसको दबा के रखता है, दूसरे पैर के अंगूठे से ही कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? केवल ये पीड़ा देने का है। ये इसको बड़े अंग्रेज बनते हैं लोग, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। नहीं, मैं कहती हूँ कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। जितना कमज़ोर आप उस पर उतनी ज़्यादा ताकत की आजमाइश करेंगे। हम छोटे बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, जो बड़े होंगे वो बच्चे हमारा सामना पकड़ते हैं आज के टाइम में। क्या कहा जाता है मैडम इनसे कि कितने कस्टमर्स को आपको डील करना है एक दिन में, या फिर कोई टारगेट देते हैं? देखिए, टारगेट तो खुला है। 200 रुपये पुलिस के जाने हैं पर हेड जी। 200 रुपये में अगर बच्चा मिलना है तो उसके भी जाने हैं, खाने के भी, चाय के 200 तो हो ही जाएंगे, इससे कम तो होंगे नहीं। और इसके अलावा भी मतलब पुलिस के, आप ये मत सोचो कि केवल वही 200 रुपये जा रहे हैं, इसके अलावा अलग और आ रहे हैं जो जिनको मारपीट करनी है, छिनौती करनी है। फिर जो पिम्प्स हैं जो वहाँ लेके दे रहे हैं उनके, फिर दो तरह की, एक ब्रोथल ऑनर होती है जिसकी अपनी बिल्डिंग है, एक ब्रोथल कीपर होती है। अच्छा। उनके भी जाने हैं। तो दिन भर में अगर उन्होंने 1500-1600 रुपये नहीं कमाए तो क्या करेंगे? कैसे? और उस जगह का उनको किराया, देखिए रह रही हैं आप, जबरदस्ती लाए, वो उन्होंने स्वेच्छा से आपका घर नहीं चुना, मुझे आपके यहाँ किराए पे रहना है, वो किराया भी काटेंगी उसका। कितने रुपए रोज लेंगे? 100 भी, 200 भी, 300 भी, कुछ भी ले सकते हैं। क्या जिंदगी रह जाती है उसके बाद उस लड़की की, उस महिला की, जिसने अपना सब कुछ खो दिया? आप उनके चेहरे देखिए, वो कोई भाव नहीं होते, कोई भाव नहीं होते, बिल्कुल ऐसे भी नहीं मालूम है कितना ही मैं हंस के बात कर रही हूँ, ऐसे क्यों बना रखा है वो। ठीक है, अच्छा, बस ये इमोशंस कोई नहीं? कोई इमोशंस नहीं है। आती हैं यूँ, मेरे ऑफिस भी आएंगी, मैं अपना कोई फंक्शन करूँ मेरे घर भी आएंगी, मैं भी उन्हें इंसिस्ट करती हूँ कि बच्चे का जन्मदिन मनाओ, भले उन्हें नहीं पता कौन बच्चा किसका है, जन्मदिन मनाओ इसका जन्मदिन, किसी को भी कुछ भी करो, मैं आऊँगी। तो मैं बहुत मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश करती हूँ, मगर उनके चेहरे के भाव कभी नहीं हटा पाती, कभी मैं हंसते नहीं देखती, कभी कोई मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नहीं है। वो पल मेरे लिए इतना कष्टकर होता है कि मैं वहाँ बैठी हूँ और जीने से किसी की पदछाप आती है, और वो जितना मेरे थोड़ा लिहाज करती हैं, ये तब तक खिड़की पर नहीं लटकती। अगर मैं किसी कमरे में बैठी हूँ तो तुरंत उठ जाएंगी, सब शर्म हया एकदम तिरोहित खत्म। और वो उस जीने के पास खड़ी होकर उस आदमी को ये जताने की कोशिश करी, मैं या मैं, मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मेरा ये ऐसा ठीक है। ये कैसे वो अपने आप को एक्सपोज करती हैं, उस समय कल्पना करना मुश्किल हो जाता है, टिकना मुश्किल हो जाता है, वहाँ बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। कि मैं सोचती हूँ कि ये भी तो हमारे जैसे, इनके भी कोई माँ बाप होंगे। ठीक बात है। ये भी उनकी बेटियां हैं, उन्होंने कल्पना की होगी हमारी बेटी, या वो जहाँ भी हैं वो ढूंढ जरूर रहे होंगे अपनी बेटी को, पर उन्होंने कल्पना की होगी कि वहाँ भी होगी मेरी बेटी। आप इमोशनल हो रही हैं, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे तो मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ, सारे पॉडकास्टर्स को, और इसीलिए मैं कभी किसी को मना नहीं कर रही जाने के लिए, कि इससे बहुत नतीजे आ रहे हैं सामने। जैसे अभी एक बच्ची पिछले 8-10 महीने से गायब थी और वो सोनागाछी में थी, उसको हम निकाल पाए, उसने मुझसे संपर्क किया। अच्छा। हाँ, अभी तो कि मुझे निकाल दो, तो हालांकि मैं गई नहीं हूँ, मेरे GRP CRPF के साथ रिलेशंस रहते हैं ठीक, वो बहुत मददगार। मैं केवल उस फोर्स को सैल्यूट करती हूँ जो निस्वार्थ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इस गंभीरता से लेते हैं कि एक आवाज़ पे खड़े होते हैं। और वहाँ से कलकत्ता से दिल्ली तक उन्होंने वो सफ़र उसका सुरक्षित पूरा कराया, दिल्ली उसको हम लोगों ने लिया। फिर तो बहुत बड़ा काम मैम आप कर रही हैं, और बहुत दुआएं आपको मिली होंगी और आगे भी मिलेंगी। मैं समझ सकता हूँ कि 30 साल आपने यही सब कुछ देखा है।
समझ नहीं आता लोग कैसे जाएंगे उस बाजार से, ऐसे देखेंगे तो वो बुलाएंगे नहीं, उनका तो प्रोफेशन है ये। फिर शिकायत करेंगे, अतुल जी आप ये कहती हैं, इनको भी तो रोका करो, ये ऐसे बुलाती। क्यों जाते हो? आप ही के घर के तो मर्द जाते हैं, आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे, आप क्यों शिकायत कर रही हो? वही महिलाएं भी कहती हैं मुझसे कि वो ऐसे बुलाती हैं, तो वो बुला ही रही है ना, खींच के तो नहीं ले जा रही ना, आपको उठा के तो नहीं ले जा रही, क्यों जा रहे हो आप? और वो तो कहती है हमारी तो दुकान है, बंद कर दो, हम कुछ और काम करेंगे, हमें काम सिखाओ। और एक्सेप्टेंस है, मैंने 10 लोगों से कहा होगा अपने घर में रख लो, झाड़ू पोछा बर्तन सारा करेगी, फुल टाइमर रख लो, लेकिन निगाह नहीं रखोगी कि भाई अभी देखो मेरे पति तो नहीं इसको देख रहे, मेरा बेटा तो इसको नहीं देख रहा, मेरा कोई और तो नहीं देख रहा, और 24 घंटे उसको ये टीज नहीं करोगी कि तुम ऐसी हो इसलिए तुम फंसा सकती हो किसी को। ठीक बात है। करोगे ऐसे? मेन स्ट्रीमिंग करो तो पूरे दिल से, खुले दिल से करो, नहीं करेगा कोई भी। बहुत लोग कहते हैं मुझे, यूँ तो मैंने बहुत शादियां कराई हैं, बहुत सफल हैं, और मैं उन बच्चों को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने शादी करके और इतनी सफल रही हैं। बल्कि एक बच्ची तो इतनी अच्छे से उसने देखी जिसने कभी देखा नहीं, और वो बहुत दूर की थी, मैं क्या नाम लूँ, उसके बाद उनको नहीं मालूम होता कि भाई ये कौन है। उसके बाद में मुझे और लोग आए और उन्होंने कहा जी जैसी उनके घर में एक लड़की आपने दिलवाई, एक हमारी भी शादी कर दो, किसी गरीब का उद्धार हो जाएगा। इतनी अच्छी है कि उसे तो गाय भैंस का करना भी नहीं आता था, हमारी भाषा भी नहीं आती थी, उनका भी कर रही है और खुश रहती है, हंसती रहती है हमेशा। बताइए। क्योंकि उन्हें खुशी चाहिए। हाँ। अच्छा मैम, एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि ये बच्चे जो इनके होते हैं वो क्या प्रिकॉशंस ये लोग यूज नहीं करते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह? नहीं, पिछले 20 साल में तो मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि वो बिना प्रिकॉशन किसी के पास जाए। लेकिन ऐसा है कि देखिए, दिल तो दिल है, किसी से अगर एक माँ को 2 बच्चे हो रहे हैं तो वो 2 के तो हो सकते हैं, मगर उन्हें पता है वो गाली खाने लायक नहीं है कि इसके तो बाप का पता नहीं, उनको पता ही किसका बच्चा है, क्योंकि जिससे उनका लगाव हो जाता है वो उससे एक बच्चा पैदा कर लेती है। अच्छा। हाँ, नहीं तो बाकी तो किसी को नहीं। हाँ, बिल्कुल 100%। अच्छा। कोई बिल्कुल सामने नहीं क्योंकि हम इतना उन्हें हम भी देते हैं, चाहे नाकों से भी उनको बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो नहीं है। मैडम देखिए, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आप रेस्क्यू करने जाती थी तो क्या सबसे बड़ा टास्क रहता था, कैसे करती थी? सोर्सेज हालांकि कोई नहीं बताता है अपने, लेकिन अगर आप नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, अगर सोर्सेज बता पाए कि हाँ। मतलब मैं पूरा आपका पूरा कैसे काम करते थे, कैसे वहां से लेके आते थे, क्योंकि ये तो हमने पिक्चरों में ही देखा है केवल, और आपने रियल लाइफ में जिया है, तो वो जरूर बताएं। देखिए, जैसे कभी के तो वैसे तो देखिए मैं भी कहती हूँ कि मेरी भी स्लीपर सेल्स हैं, और जो स्वेच्छा से हैं, जिनको मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया, मैंने बस यही कहा कि भाई अगर बता सको, जैसे मैंने इकट्ठे रिक्शे वालों को किया, मुझे लगता है ये लोग ले आते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी आई सामने कि जिसमें लड़की को कहा गया कि तुम वहाँ उतर के रिक्शा में बैठना और ये कह देना कबाड़ी बाजार छोड़ दो, बस तुम्हें पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। मुझे लगा कि ये सब बदमाशी चल रही है। मैंने इकट्ठा किया एक दिन रोडवे पे सबको, और फिर बात की कि भाई क्या अच्छा है, कल तुम्हारी बेटी अगर फंस गई, तुम पूरा दिन रिक्शा चलाते हो, और अगर पीछे से किसी परेशानी में आके और लड़की कहीं चली गई, तो कुछ को क्लिक किया वो, तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसे तो हम लाएंगे तो हैं जो हमें देगा, क्योंकि वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। अच्छा। मगर सूचना आपको देंगे उसकी। और ये हुआ कि उन्होंने उनसे तो पैसे लिए लाने के, 500 मिल गए, 1000 मिल गए, लेकिन मुझे सूचना भी दी कि मैं लड़की लेके जा रहा हूँ, समझ लो लड़की मेरे पास है, अब आप जैसे चाहो वैसे कर लो। कई बार मैंने अपने शहर की लड़कियां बचाई, वहाँ ऊपर चढ़ने से पहले बचाई, शहर के नज़दीक की लड़कियां बचाई। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल शहर की अपने की बचाई लड़की। फिर आप अंदर कैसे फिर एंटर करते? अंदर तो मैं जाती हूँ, मैं तो इतने सालों से उनकी मार खा के, डांट खा के, गालियाँ खा के जाती रही। अब तो सब भूल गए थे, अब तो हर दिन एक आपसदारी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे एक नेपाली लड़की की मैं आपको घटना बताती हूँ कि उस लड़की ने, हालांकि उसकी 2.5-3 साल की बेटी भी हो गई थी, पर उसने अपने आप को मरने नहीं दिया। वो लगातार लगी रही कि मुझे एक दिन जाना है वापस। ट्रक वाला उसको बहका के ले आया था काम के नाम पे, तो उसने अपने किसी तरह की, अभी तो ये भी हो गया था, पहले कस्टमर भी हमको सूचना देते थे, लड़कियां रिक्वेस्ट कर लेती थी इस नंबर फ़ोन कर दो। मेरा नंबर जनरली सबके पास है, मैं चुपचाप दे देती हूँ। तो फिर इनको आइडिया हो गया कि भाई ये लड़कियां भी देती हैं, कुछ कुछ करती है, तो फ़ोन कस्टमर का बाहर रखा लेती है। तो मुझे उस लड़की ने अपने भाई को फ़ोन करा किसी कस्टमर से लेके, और पूरा एड्रेस बताया कि नीचे ये वाली दुकान है, इधर की तरफ ये है, और ये ऐसे जीना है, और सामने सीओ ऑफिस है, और तुम ऐसे आ जाना। भाई ने हमसे संपर्क किया, नेपाल की लड़की थी, उसके साथ नेपाली एनजीओ के साथ हमारा एक टाई अप है कि उनकी लड़कियां हम देते हैं, हमारी वो देते हैं।
तो वो उन्होंने अपना एक कारिंदा भी भेजा। हमने कहा चल भैया देख पहचानना तुझे ये लड़की को, पर मैंने कहा जरा सा भी उनको आभास नहीं होना चाहिए कि तू उसका भाई है। हाँ। बस ये सोच रहे ना। तो उसने कहा ठीक है। अब हम हर लड़की, ना तो कोई लड़की रिस्पॉन्ड कर रही है उस लड़के को देख के, और सारी लड़की खिड़की पे झुकी पड़ी हैं। हर किसी के पीछे जाके मैंने उसका नाम लिया, कोई नहीं बोल रही है। तो मैंने कहा भाई फेक हो जाएगी आज ये। फिर मैंने उसको कहा लड़के को, मैंने कहा भाई तुझे कोई पहचान नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने कहा तू एक काम कर, नेपाली भाषा में इनके बीच, और इस बीच मालकिन जो चिल्ला रही है हमको, जो गालियाँ दे रही है, वो तो धारा प्रवाह दे रही है, कोई वो नहीं, उसका बस चले तो हमें मार मार के बेहाल करते हैं। तो मैं बार बार उससे कहती रही चुपचाप बैठी रहे, बोल मत, नहीं मिलेगी चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल चुप बैठे। फिर उस सबके पीछे जैसे जाकर, जैसे उस लड़की के पीछे उसने उसका नाम पुकारा नेपाली में और कहा मैं तेरा भाई, तो पलटी। बस हमारे लिए इतना बहुत था। मैंने आगे बढ़ के उसे तो हटा दिया और लड़की को अपने ऐसे उसमें लगाया, तो नीचे बैठती चली। मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। उसने नीचे बैठ के कहा कि मेरा बच्चा इनके कब्जे में, मैं तब तक नहीं जाऊंगी। मैंने झूठ बोला कि बच्चा है नीचे, पुलिस ऑफिसर के सामने बच्चा है, तो तुम चलो। वो खुशी खुशी चल दी। मेरे पीछे से केस देती हैं, कभी कभी कपड़े उपड़े फट जाते हैं, कोई बात नहीं। गालियाँ दी मुझे बहुत बुरी बुरी, और देख अब की बार तेरी बेटी को बिठाऊंगी और तेरे रिश्तेदारों को बिठाऊंगी यहीं, इस तरह की बातें। हाँ सब सुनती हूँ मैं, ये कोई नई बात नहीं। तो उसके बाद में हम ले आए लड़की को, और नीचे लड़की बिखर गई आके, नहीं बच्चा नहीं है मेरा। मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे, मैं फिर जाती हूँ। मैं गई, मैंने उनसे कहा कि देख सुन, अगर 10 मिनट में बच्चा नहीं आया तो कसम से बताती हूँ मुकदमे तुम पे लिखाती नहीं हूँ, लेकिन आज मुकदमा भी लिखाऊंगी, और जो हाल करूँगी मार के जाऊँगी, अपने सारे वॉलंटियर्स बुलाऊंगी, पिटवाऊंगी इतना ज़्यादा कि तुम ये ज़िंदगी में भूल जाओगी चलना फिरना भी। उसकी बहन ने कहा बड़ी ने कि देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मंगा रहे हैं बच्चे को, पर 10 मिनट नहीं लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। चलो कहाँ रख रखा है तुमने, 2 घंटे में लिया। खैर वो 1 घंटा ही बीता, वो बच्चे को लेके आ गए। अच्छा। हाँ हमारे लिए बहुत था। मगर मैं शायद वहाँ रह के काफ़ी हद तक ये भी हो गई थी कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। मैं अगले दिन फिर गई उसके यहाँ, उसने कहा फिर आ गई। तो मैंने कहा कल चाय नहीं पिलाई तुमने, 1000 गाली दी, अभी तू चाय ला, तसल्ली से कुछ खाने के लिए ला, फिर मैं बात करूँगी तेरे से। ले आई। तो देखो दीदी ऐसा मत करा करो, तुम बहुत ज़्यादा जाती करती हो हमारे साथ। और मैंने कहा तू कर रही है उसके बच्चे के साथ, तुझे नहीं लग रहा? तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको फिर से ऐसी करती हूँ, क्यों नहीं ये ना लगे मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुला कह रही हूँ, मैं उनकी दुश्मन कतई नहीं। ना वो खराब औरतें मेरे लिए, वो समय की मारी हैं। जैसा उनको समाज ने दिया वो समाज को लौटा रही है। पुलिस का सपोर्ट मिला आपको? क्या बात कह रहे हो, इससे मतलब जिनका मुझसे ज्यादा जानकारी पुलिस के पास होती है वहाँ की, पैसा लेते ज्यादा। बिल्कुल, मैंने बताया ना 200 रुपये पर हेड। ये क्या, एक चीज और मैडम क्लियर कीजिएगा, पुलिस का नीचे से ऊपर तक बंधा रहता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी के हाथ गंदे हैं इसमें? हर किसी के गंदे। मुझे अगर एक IPS ये कह सकता है मैडम क्या किया आपने, अपना तो करा ही खराब, हमारा भी कर दिया। IPS ऑफिसर कह रहा है आपसे? फिर बताइए मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। और अगर मुझ पे मैंने एक, वैसे मैं जनरली मुकदमे उन पे लिखाती नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि लिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो पुलिस वाले बकवास करते हैं कि काहे लिए आपने ये किया, फिर नहीं लिख रही हो, तो लिखा देती हूँ। तो अगले दिन मुझ पे एक मुकदमा लिखा जाता है। अच्छा। कितने मुकदमे लिखे गए अभी तक आप पर? मुझे तो याद भी नहीं, इतने लिख गए? 20-25, लेकिन वो खारिज हो जाते हैं कोर्ट में जाके। ऐसा भी नहीं, माननीय अदालत भी जानती है इतनी कि वो तुरंत कहेंगे तुमको शर्म नहीं आती है, ये मुकदमा लिखा है इन पे। मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, अंधा नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या काम कर रही है। इतना छोटा शहर है हमारा, बहुत बड़ा शहर तो अब तो आउटर। इस काम में किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला? मीडिया। अच्छा। हद से ज्यादा, जो मैं कल्पना भी नहीं करती। और अगर मैं आज ये एक मतलब एक पल में एक को कहूंगी बस, सिर्फ मैंने कहा भैया मुझे ऐसा डाउट है, मैं वहां जा रही हूँ, ठीक है, और सब मेरे वो सब में फैल जाती है, सब में तुरंत। और कभी एडवर्स नहीं हुए, कभी भी ये नहीं कि आपने ये गलत या ये कुछ नहीं, कभी भी। डर लगा कभी आपको इस काम में, किसी को छुड़ाने गई हो या फिर कभी आप पर हमला हुआ? हमला तो बहुत बहुत, देखिए ये शिकंजा है हाथ में पूरा, ये भी टेढ़ा है हाथ, दोनों पैरों में रॉड हैं, ये यहाँ है ये पूरा शिकंजा, जिसमें मतलब मैं ठीक से मतलब मेरे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा दिया था मेरी गाड़ी पे, और लगभग मर गए थे, काट के निकाला गया। क्या बात कर रहे हैं? मैं और मेरे साथी थे जो गाड़ी चला रहे थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ उनके परिवार के सामने भी कि वो इस कदर डैमेज हुए कि उन्हें जॉब से VRS लेना पड़ा, पुलिस में थे वो, और
अभी भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव, ऐसे तो सब ठीक है, मजबूत आदमी थे, लेकिन फिर भी। दूध का टैंकर चढ़ा दिया इन्हीं लोगों ने जो ये सारे काम करते हैं। हाँ, गाड़ी पे। और ये सारी इंजरीज उन्हीं लोगों ने दी हैं। हाँ, उसी में ये माथे पे भी देखिए निशान निशान सब, ये आँख बिल्कुल वो हो गई थी एकदम, बच गई बस अंदर से, ऊपर से तो सब काट टाँग के। तो अभी मैडम आप एक्टिव हैं अभी? हाँ, अभी आप बिल्कुल अलग अलग हाँ, प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? हाँ, अभी देखिए ये तो वीमेन एम्पावरमेंट में हमेशा से करती आई हूँ और कर भी रही हूँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस पे भी कर रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं अब कर रही हूँ स्पा, मसाज पार्लर्स, हाँ, ओयो होटल्स, हाँ, ये मेरा फोकस है। मैं उसी पर आ रहा था। अब हमारा जो अगला सेशन है उसी पर है। मैडम अब ज़माना बदल गया है। हाँ। ज़माना डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो अब ये सारे धंधे करने और कराने का मतलब क्या है, नेचर क्या है, कैसे करते हैं अब ये? देखिए ऐसा ना कि वो तो अब इतनी ख़राब जगह है कि जहाँ 250-300 रुपये दे के कोई जा रहा है, तो वहाँ कोई वो तो है नहीं कि भाई ये तो एक बढ़िया जगह है वहाँ चले जाओ, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। फिर अब लोगों को ये भी कौन कब क्लिक कर दे, वो भी डर है। और फिर जब आपको पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी एक जेंट्री मिल रही है आपको पूरी, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे, आप क्यों वहाँ जाएंगे? हाँ, क्यों आप अपना समय खराब करेंगे? जिसके पास जितना पैसा उतना अच्छा वस्तु खरीद आज के ज़माने में पढ़ी लिखी लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और इच्छा से हो गई हैं। इच्छा से, बिल्कुल बिल्कुल इच्छा से। मुझे समझ ही नहीं आया कभी ये क्या ट्रेंड है कि भी हमारी काउंसलिंग है। अच्छा, शुरू में मैं सच कह रही हूँ भाई, मैं देखो मैंने लॉ कर रखा है, लेकिन मैं बहुत मतलब नहीं हूँ इस सब में, कि मुझे ये समझ में नहीं आया ये काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग है कि आपको 4 कॉलेज भरने हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा जिस दिन आपका क्लियर हो गया, कि अब आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्या, कैसे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता है क्यों भाई, अरे भर दो एक कॉलेज में, उसमें एडमिशन नहीं हुआ दूसरे में भर दो, नहीं हो रहा है। हमारा तो यही चलता था, आज भी सरकारी कॉलेजेस में तो यही है। ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट खुले हैं ये हर बदहाली का अड्डा हो गए। कैसे आप पैसा दो, हाँ, और बस बच्चों के जीवन से खेलो, आपको तो पैसे से मतलब है। हाँ। देखिए पहले होता था हमारे टाइम में, या थोड़ा सा पीछे चले जाओ 10-20 साल पहले भी, हॉस्टल के अपने नियम होते थे, प्राइवेट हॉस्टल्स के भी। आप 7 बजे के बाद लड़की तो क्या लड़का भी एंटर नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है ना? होता था। हाँ। लेकिन अभी तो किसी भी समय तक घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाओ, आपसे मतलब ही नहीं है, आपको कोई वो ही नहीं पड़ रहा है इस बात से। और इसके अलावा ये भी कि क्या कर रहे हैं अभी लड़कियों ने नया एक वो निकाला, लड़कों ने भी, दोनों ने, कि माई बॉडी माई चॉइस। आप कुछ नहीं कह सकते। माँ बाप पहले अपनी एकांत ढूंढते हैं, बच्चा अलग करते हैं, फिर बच्चा एकांत ढूंढता है, आप उनके नॉक भी नहीं कर सकते उनका दरवाजा। आप उनके फोन में झांकना तो बहुत दूर है। वो दौर मुझे याद आता है कि हर संडे में हमारी मदर हमारे बस्ते खंगालती थी, और कभी हमने पूछा था कि देख रही हूँ किसी का लव लेटर तो नहीं रखा। ठीक बात लव है। लेटर का जमाने उस समय व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, कुछ नहीं। तो आप बताइए कि हम किस जगह जा रहे हैं? वो बच्चियां भी हमें वो दे रही हैं जो हम उनको दे रहे हैं, है ना? हमने उन्हें एकाकीपन दिया। आपके नोएडा में आरुषि कांड हुआ, हम चेते नहीं। यही तरीका था कि पति पत्नी उस कमरे में क्या देख रहे हैं क्या नहीं, वही बेटी के में भी जा रहा है। वो दौर शायद ये केबल्स का था। जी बिल्कुल, केबल्स का था। तो ऐसे में जो भी उसको मिला उस समय, उसको केवल एक चीज़ थी, और उस मर्द था वो, चाहे वो नेपाली नौकर मिला, जो भी मिला। और फिर जिस तरह की उसकी मौत दी गई, लोग कुछ भी कहते रहे, वो किसी सिद्धस्थ डॉक्टर की थी। तो हम उससे भी नहीं चाहते कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमारे पास सोएं, हमारे नज़दीक में सोएं। तो नहीं, हम तो आज के ज़माने में आप ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा हाईटेक हो गया है ये काम। हाँ। और जो होटल्स चल रहे हैं, हाँ, उसमें बिल्कुल ये सारे काम घंटे के हिसाब से, कॉलेज की लड़के आते हैं बाइक पे लेके, लड़की मुंह पे दुपट्टा बांधेगी, आप रोक भी नहीं सकते क्यों दुपट्टा बांध रही है, जो बांध रहे हैं, हमारी तो मर्जी है। और वैसे आपको हिसाब से एतराज है ना, ये दुपट्टा बांध के घूम रहे हैं, तो आपको वो तो उनके नहीं। मैडम एक तो हो गया सहमति से, हाँ, ठीक है। अब आज के जमाना है सहमति से है। हाँ, ये सारा सहमति से है। हाँ। वो लड़कियां जो 1 घंटे के लिए आ रही है वो भी तो सहमति से आ रही है, वो तो दोनों का रिलेशन हो गया। लेकिन वो जो पैसा दे के आ रही है वो भी तो सहमति से ही आ रही है। वो जो 1-1 रात के 50-50 हजार रुपए ले रही है, वो कौन है? वो भी तो सहमति से है। वो लोग कौन है? वो सहमति से ही जा रहे हैं ना। पुरुष भी वैश्यवृत्ति में, बिल्कुल ऐसे केसेस आपने देखे? मेरे पास आया है वो लड़का, उससे पहले मैं सुनी रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कि क्या है। हाँ। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। लड़के ने बोला? हाँ, हाँ।
मैंने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मरना चाहते, और उसके लिए तुम मेरे पास क्यों? मैं इसलिए आया हूँ कि आपसे मुझे आप पे भरोसा है कि मैं आपसे अपना दर्द कह सकता हूँ, तो चलो कह दो। तो बोले मैं ये हूँ। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया जिगोलो क्या है। फिर उसने कहा मैं ऐसा मान लो कि मैं मेल प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूँ? पेड? हाँ। तो मैंने कहा क्या करूँ कि अब मुझ में दम नहीं रहा, क्योंकि मेरा इस कदर दोहन किया जा रहा है कि मैं एक औरत के पास जाता था और फिर वो मुझे औरों के पास भेजती है। उनका फ्री में नहीं, पैसे के बदले। वो शुरू में पैसे का चस्का, और फिर धीरे धीरे मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया, खोखला हो गया। मैं बचना चाहता हूँ और अब मैं बच नहीं पा रहा हूँ। और तो मुझे नोच खसोट रही हैं, मुझे नहीं निकलने दे रही हैं उससे। वो मुझे धमका रही हैं। वो बड़े लोगों की बीवियाँ हैं, बड़े बिजनेसमैन की हैं, वो सरकारी अधिकारियों की बीवियाँ हैं। अच्छा। और मैं नहीं उनको रोक सकता। इतने बड़े बड़े अधिकारियों की जो वाइफ हैं वो ये सब काम कर जो कहीं बाहर नहीं, वो ये काम नहीं कर रही हैं। वो अपनी भूख शांत करने के लिए बुला रहे हैं इनको पैसा देके। वो जो बड़े धनाढ़ लोग हैं, वो जो बाहर बिजनेस पैसा कमाने में लग रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें। मैंने उस लड़के से कड़वा सवाल किया। मैंने कहा बेटा आपको कभी लिहाज नहीं आई कि जो 55 साल की महिला है, मोटी थुलथुल सी बदशक्ल महिला है, और तुम्हें उसमें कभी अपनी माँ नहीं दिखी? तुमने ये नहीं सोचा कि ये मेरी माँ भी हो सकती थी? ठीक है। तो बोला नहीं सोचा। उस समय सिर्फ पैसा दिख रहा था। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा आज क्यों आए फिर? मर जाओ, मरना है तो। मैं तो तुम जैसे बच्चे के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखती। तो उसने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे होता है ये जिम में तैयार किए जा रहे हैं सब लड़के। क्या सभी हो गया कि सबको 6 पैक बनाने हैं? और जबकि जिम में जाके लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो रहे हैं, है ना, मर भी रहे हैं हम, क्योंकि वो जो बॉडी बनाने का एक वो है, उसी के जरिए हमें ये महिलाएं मिलती हैं। यूनिसेक्स हो गए आपके मसाज पार्लर्स, यूनिसेक्स हो गए आपके जिम, वहीं सब मुलाकात होती है, वहीं बताया जाता है कि वहाँ चला जाए यार बढ़िया पैसे मिलेंगे। एक बार फंसा निकलता नहीं आदमी। और मुझे कितनी बीमारियां लग गई हैं। मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, कभी इतना लो हो जाता है कि मुझे उठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करूं? जिम में जाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं और इस धंधे में चले जाते हैं लड़के। नहीं, अच्छी बॉडी नहीं बनाते। वो जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं जिनसे उनकी सेक्सुअल पावर भी हो रही है। हाँ, जो इंजेक्शन खाली बॉडी नहीं बन रही है। हाँ, वो उस समय उनकी जरूरत का साधन बन गए। उनको नहीं पता कि ये सब भी हो रहा है। ये जो तुम ले रहे हो इसके पीछे कुछ और भी राज है। तो अब ये भी बड़ा खेल चल रहा है। बड़ा खेल। मैडम, ये हाईवे पे जो होटल्स बने रहते हैं उसमें भी ये सब चलता है? बिल्कुल। क्या है, बीच हाईवे पे कौन रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? क्यों रुकेगा? वहां तो उसको ना तो अपने परिवार का खतरा, ना किसी जानने वाले का खतरा। तो ये तो पहले से रेकी कर लेते होंगे लोग कि भाई यहाँ पर जो है हमें महिलाएं लड़कियां प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मिल जाएंगी। होते हैं पहले से हैं, सबकी हैं, और सबको पता है कि भाई क्या हो रहा है। मैं अपने शहर को लेके हैरान हूँ, मेरठ। हाँ, कि मैंने नहीं देखा ऐसे लड़कियों को। अभी मैं देखती हूँ तो सिगरेट है हाथ में, शराब है, फिर बाद में पता लगा ये मेरे शहर की तो है ही नहीं, बाहर से आई। वो सब बाहर से यहाँ पढ़ने लिखने आई हुई हैं। अरे माँ बाप को इतना भी हक नहीं क्या वो आके देख ले क्या कर रही हैं? तो फिर मुझे ये हुआ कि मेरे शहर की लड़कियां भी तो कहीं और जाके सिगरेट उंगली में होगी उनके भी। ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो मेरे पास इंटर्नशिप करने आते हैं, मुझे देख के उन्हें गर्व होता है कि बहुत अच्छे। अभी मैंने किसी बच्चों के साथ पॉडकास्ट किया तो सारे इतने मतलब अच्छे से बच्चे, सौम्य से, तो ये भी वो बच्चे हैं। क्या इनको देख के उन बच्चों को ये नहीं आता कि जिंदगी तो ऐसे भी जी जा सकती है? ठीक बात है। और थोड़े पैसे, शाम को सब रोटी खा के सोते हैं, कोई सोना खा के नहीं सोता। बस ये है कि आप लग्जरी बेड पे सो जाएंगे, कोई साधारण पे नींद उसी पे आ जाती है, आदमी मेहनत करेगा तो। आज की डेट में जो हो रहा है सिर्फ पूरे का पूरा खेल पैसों का है। पैसों का है, लग्जरी जुटाने का है बस। पैसा ये नहीं कि आप सेविंग कर रहे हैं, सेविंग नहीं है इनके पास कुछ भी, केवल लग्जरी। हर रोज ब्रांडेड कपड़े, हर रोज शूज, देखना कि अच्छा तुमने ये ब्रांड पहना, मेरे पास नहीं, मैं कल लाऊंगी। और अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां, वो पेरेंट्स नहीं पूछते तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है। मैडम, हम लोग कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती है जो ढाबे हैं वहाँ पर भी लड़कियां, महिलाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो उनके लिए कराई जाती हैं। इससे एक स्टडी भी हुई थी कि HIV जो है बहुत वो नाकों की तरफ से। तो ये आज भी चल रहा है कि आज कुछ बदलाव आया है? कैसे आ जाएगा बदलाव?
कैसे आएगा? आप देखते नहीं कि किसी ढाबे पे तो 10-12 ट्रक खड़े रहेंगे। हाँ। और उससे अगले पे एक भी नहीं है। हाँ। हो सकता है वो ना कर पा रहा हो, ये उसका ज़मीर उसको अलाउ नहीं कर रहा हो ये। और एक पे इतनी भीड़ है कि वहाँ खाने वालों को टाइम भी नहीं मिल रहा जगह देने के लिए भी, तो कैसे? और उस पर अगर सरकार ने ये कॉग्निजेंस लिया, अगर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने, कि ट्रकर्स के लिए भी कोई ऐसी योजना चलाई जाए कि उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, ये सब ठीक नहीं है, तो कहीं जानकारी में तो हो गई ना। और वो लड़कियां नहीं हैं, ये भी आप समझ लो, वो महिलाएं हैं। और वो हर वर्ग की महिलाएं, वे घरेलू महिलाएं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो महिलाएं जो सड़क के किनारे दिन भर आप भीख मांगते दिख रही हैं, जो दिन भर कूड़ा बीनने का काम करती हैं, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास की औरतें हैं, जिनकी शायद रोटी नहीं है, शाम को पति मजदूर करके आया, शराब पी के आया, ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं है, वो महिलाएं जो मजबूरी के हाथ वहाँ जाती है। वो लग्जरी जुटाने के लिए नहीं जा रही हैं, वो उसके लिए, और क्या हो 500-700 रुपये, ये तो नहीं कि वो कहीं उनको 50,000 मिल रहे हैं, 10,000 20,000 मिल रहे हैं, कुछ नहीं है। और अगर बहुत से लोगों को मेरे कहने से एतराज़ है कि आप गलत कह रही हैं, जिगोलो कहीं नहीं है, चलिए मैं मानती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, शायद 8-10 महीने पहले, तो एक तब तक मतलब मुझे तो, मेरे पास तो लड़का आ चुका था और मैं उस पर सर्च भी कर रही थी चीज़ों को। तब एक सीरीज़ आई, किस पे आई मुझे ये तो ध्यान नहीं, सीए टॉपर। जी जी जी, जिगोलो नहीं था क्या? और अभी रिसेंट में कल परसों, मुझे लगता है पिछले हफ्ते आई है, रंगीन। जी बिल्कुल, है ना। तो अगर समाज का, वैसे तो मैं मानती हूँ कि आईना होते हैं, लेकिन ओटीटी जो आपको परोस रहा है वो आपकी सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है। ये अलग बात है, थोड़े अश्लील तरीके से पहुंचा रहा है और आप उसको अश्लीलता में ले रहे हैं, उसका मर्म नहीं समझ रहे, आप उसे देख ही नहीं रहे। फैक्ट है, वो फैक्ट है, उसको नहीं देख रहे। तो जो है वही आता है। कहानी आदमी लिखे तो वो मौजूदा दौर की होती है, फिल्म बनाए, सीरीज बनाए, होती वो कहीं हमारे बीच की कहानियां। आजकल मैडम स्पा सेंटर्स पे बहुत ये सुनने में आता है, कैसे करते हैं ये, क्या करते हैं, कुछ आपको इनका मॉडल पता है? देखिए, इनका ये है कि स्पा में आप जाएंगे, आप लड़की है, महिला है, लड़कियां तो स्पा नहीं, महिला जा रही है तो उनको पुरुष देंगे मसाज पार्लर, स्पा यूनिसेक्स बन रहे हैं सब जगह। हाँ। और स्पा सेंटर में रूम प्रोवाइड किया जाता है। लग रहा है बाहर से कि स्पा दिया जा रहा है उनको। जब आप 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने की हैसियत में हैं, तो आपने घर में जकोजी जैसी चीज भी लगा रखी होगी, फिर स्पा सेंटर में जाने की कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? आप थोड़ी देर वहाँ स्पा लीजिए। अरे हमारे यहाँ तो पहले, पता नहीं आप लोग तो बच्चे हैं, पता नहीं पहले से हमारे यहाँ भाप स्नान का रिवाज रहा है। आज भी अगर बाबा रामदेव के आश्रम में चले जाओ, वहाँ कटी स्नान है, भाप स्नान है, मड स्नान है, ये सारे होते हैं। तो उसके लिए आप स्पा में जाएंगे, बस वहाँ चले जाओ कुछ दिन, ज़्यादा ठीक हो क्या जाओगे। यहाँ भी बहुत सारे खुले हुए हैं, अलग अलग जगह पे है इस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ चले जाओ आप। वहाँ क्यों नहीं जाते आप? क्योंकि आपको चाहिए वो कि आप उतरे। एक तो हमारी आदत, हम उतरे, देखेंगे जरा, एक सेल्फी लेंगे, आज यहाँ है, बता दिया लोगों को, हम यहाँ चले गए, है ना। अब उसमें चाहे आपके कस्टमर हो या आपको अपना शोषा करना हो कि लोग देखें। ये जो हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड में जो जी रहे हैं, ये हमें रसातल में ले जा रहा है। जिस भारत की दुनिया गुणगान करता था कि उनकी संस्कृति, आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर मैं सोचती हूँ हम धरातल में जा रहे हैं, धराशायी हो गए हम, कुछ नहीं है। आखिर में मैं और खुल के एक बार पूछूंगा, स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, रूम प्रोवाइड करते हैं, रूम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए स्पा सेंटर्स पे छापे लग रहे हैं, इसीलिए बंद हो रहे हैं कि हम लोग, मैं तो अपने यहाँ बराबर शिकायतें कर रही हूँ, बंद भी करा रही हूँ। मगर सब लोग अगर यही सोचें, मैं फिर एक बात दोहरा रही हूँ कि ये मत सोचो भगत सिंह तो पैदा हो दूसरे के घर में वो जिहाद ले आए। अरे अपने घर में भी तो पैदा कर लो, खुद बन जाओ। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अगर ना झूलते तो आजाद ना बैठे होते। तो आज़ादी पालो, इससे मुक्ति पालो। और पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। एक आखिरी सवाल मैडम, कितने, कोई गिनती है कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? 561 लड़की। 561 लड़कियों को आपने निकाला है, हर उम्र की? उसमें हर उम्र की, मतलब बड़ी उम्र की तो नहीं, लेकिन बेलो 16 बहुत सारी निकाली। उससे आगे की भी, जैसे वो नेपाली लड़कियां हैं जो खुद से आना चाहती हैं, उनको भी निकाला। और शादियां भी की जिनका प्रेम हो गया, घर बार का नहीं पता,
तो उनकी शादियाँ, और उनको लगातार डंडा भी रखती हूँ। ये कहीं अभी सब टच में है। हाँ, सब टच में। 561 लोगों को निकाला, कभी कोई मलाल की और लोगों को निकाला जा सकता था? हाँ, वो मलाल तो हमेशा रहा। जैसे मैं आजकल देखती हूँ लोग पॉडकास्ट में भी कह रहे हैं हमने 4000 निकाली, हमने 5000। मैं तो हार ही गई, मैं क्यों नहीं निकाल पाई? कैसे निकलती हैं वो? ऐसे कि आप गए, आपने एक लड़की को पकड़ा ले आए, मर जाते कब के। फिर हम तो खाली टूटे, इतने छोटे शहर में इतनी बड़ी सपोर्ट होते हुए भी, कि मीडिया की मुझ पर 101% सपोर्ट मेरे साथ, और मेरे शहर की मुझे सपोर्ट, जिन्होंने कभी उंगली भी नहीं उठाई, उसके बाद भी मैं इतनी सी लड़कियां निकाल पाई। ठीक बात है। कैसे निकल गई लोगों की पता नहीं। ठीक है मैडम, अपने अपने तरीके से लोग हाँ, अपनी अपनी बातें बताते हैं जी बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, ऐसे ही काम करते रहें, और बहुत दुआएं आपको। बहुत शुक्रिया। बेटा।